नमस्कार। आज हम षड्यंत्र के पटल यानी बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दशपाद बोर्ड में खेला जाता है और ये दूसरा भाग है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पहला भाग अवश्य देखिएगा। षड्यंत्र के 6 सिद्धांत हैं, जिसको चाणक्य की प्रबंधन पढ़ने वाले विद्यार्थी षड्गुण्य से समझते हैं। सिद्धांत चाणक्य द्वारा दिया गया नहीं है, इसको बृहस्पति द्वारा भी है और अन्य समयकालीन बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो 6 प्रकार के सिद्धांत जिस पे हम सहमत हो सकते हैं वो है वशीकरण, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। वशीकरण में आप प्रतिद्वंदी को मोहित करते हैं और उसको समय आने पर, इसको हम अंग्रेजी में प्रमोशन बोलते हैं और हिंदी में पदोन्नत भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। स्तंभन, इसका अर्थ है कि हम शत्रु को रोक पा रहे हैं। युद्ध कितना भीषण हो जाए, शत्रु चाह कर भी किसी विशेष स्थान पर आप पर प्रहार नहीं कर पाए, उसको स्तंभन कहा जाता है। विरोध, जिसे हम प्रत्युत्तर दे सकें और हम दुश्मन को खदेड़ सकें। उच्चाटन में आप सेना के प्रमुख अंगों की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ में विपक्षी को खतरे में या दुविधा में डाल देते हैं। यहाँ रक्षा करने के कारण पक्ष का किसी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए और केवल शत्रु का ही अहित किया जा सकता है। उच्चाटन एक बहुत कठिन परिस्थिति है। मोक्ष और शांति, जिसमें राजा ड्रॉ का ऑफर कर रहा है और मिनिस्टर और जनरल सेना को पीछे खींचने का भी विकल्प दे रहे हैं। यदि राजा ड्रॉ करता है या समझौता करता है तो उस स्थिति में भी आपकी सेना पीछे जाती है। तो यहाँ 2 चीज़ें हो जाती हैं, राजा समझौता भी कर रहा है और साथ साथ में सेना पीछे भी जा रही है। अंत में छठवां जो है इसे निग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु को नाश करना, और ये अंतिम विकल्प रहता है। ये या षड्यंत्र के 6 सिद्धांत रहे हैं जो कि रामायण काल से चलते आ रहे हैं। चाणक्य ने इसे बहुत विस्तृत से, बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर विवरण दिया है। खेल केवल एक प्रकार का सिमुलेशन है, एक प्रकार का मनोरंजन है, जिसके माध्यम से आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सार को समझ पाएंगे। ये दशपाठ का बोर्ड है। पहले एक कपड़े में या पत्थर में खेला जाता था और उसमें 10 खाने होते, 10 ग्रीवा होते थे, जिसको मैं आपको प्रथम भाग में समझा चुका हूँ। 10 खानों में समान संरचना होती थी और जैसा इस बोर्ड में देखेंगे, ये बोर्ड में रेखाएं भी बाद में लगाई गई हैं। बोर्ड में किसी प्रकार की रेखाएं नहीं रखी जाए तो इस प्रकार से दिखता है। यदि हम रेखाएं इस बोर्ड पर डालते हैं तो वो बोर्ड इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें हरी रेखाएं आपको मालूम है कि अल्पकालीन है, जिसको टूटने पर ये हट जाती हैं, और लाल रेखाएं हैं परमानेंट रहती हैं, चिरस्थायी रहती हैं, जिसको कह सकते हैं, और हटती नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। कहीं कहीं नेट में आपको अष्टपाद बोर्ड भी दिखेंगे, जो कि वो भी कपड़े में खेला जाता था, लकड़ी में भी शायद, और पत्थर में खेला जा सकता था, परंतु ये हमारा विषय नहीं है। अपभ्रंश रूप में खेला जाता था। कैसे खेलते हैं, कब खेलना चालू किया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। 4 कोने, जिसको नागलोक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं था शायद अष्टपाद में। 4 कोने में 4 क्रॉस लगा दिए, जिसको विश्राम स्थली कह सकते हैं या महल कह सकते हैं। जो किला है, दुर्ग है, वो हट गया है। शांति क्षेत्र था, वो भी नहीं है, जो अब देख ही रहे हैं। तो ये हमारे स्कोप के बाहर है। और जैसा बताया था, खाली बोर्ड जब सजाते हैं
खेल पटल में रेखाओं के साथ, तो ये इस प्रकार से दिखता है। ये खाली बोर्ड है और जब शतरंज की गोटियाँ आप इसमें बिठाएंगे षड्यंत्र खेलने के लिए, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। बोर्ड के बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा ये बोर्ड कैसे दिखता है। नेक्स्ट भाग में हम ये जानेंगे कि इस बोर्ड में रेखाओं का क्या महत्व है, कैसे दिखता है जब उन रेखाओं का या सीमाओं को तोड़ा जाता है। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।